हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे राजभाषा के बारे में, डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 है पॉलिटी का, और पॉलिटी के 17 चैप्टर यानी 17 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने तथा सिफारिश करने के लिए एक आयोग तथा एक संसदीय समिति के गठन का उपबंध आर्टिकल 344 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 की केंद्रीय विशेषताएं हैं या नहीं है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा होगी, तो ये तो गलत है, राजभाषा है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, ये सही है। और फिर राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, चौथे नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, चौथा नंबर पॉइंट क्या है? तो चौथा नंबर पॉइंट, यदि दो या अधिक राज्य सहमत हो तो राज्यों के बीच संचार की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। तो ये सही पॉइंट। तो 1, 3, 4 पॉइंट आपके कौन से सही हो जाते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 343(1) का उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। आर्टिकल 343 का 2 क्या बताता है? किसी बात के होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्य होते अंग्रेजी भाषा का ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसे पूर्ववर्ती। ये भैया देखो क्या दे रखा है, नहीं। फिर आगे बात करता है 243 का 3 के अनुसार संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या कोई दूसरी अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे कार्यों में तो उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट किए जाएं। ये कह रहा है पॉइंट। चलिए अगला बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? ये जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था, कौन सा हो जाएगा? 343 का 1 बताता है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ठीक है, साधारण बहुमत से कर सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारणतः बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ये व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपका साधारण बहुमत से क्या हो सकता है भाई? कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं तथा संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। और चौथा पॉइंट है राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान। पांचवा है 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। अगला सवाल है भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो साधारण बहुमत से हो सकता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाती है? तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। अगर यही बात करते हैं, सबसे ज्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, फिर चीनी भाषा जो मंदारिन है, फिर हिंदी है, फिर स्पेनिश हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ठीक है, क्या सही है? ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या सही है। तो पहला कह रहा है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ये गलत है, बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में अंगिका ये कौन सी भैया भाषा? अब संविधान की 8वीं भाषा
8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये भी गलत हो जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, ये भी गलत है। बोडो आपकी जो है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ये तो भाषाएं उसमें दी गई हैं, तो ये आपका पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। डी वाला सही हो जाता है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि यह राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये आपके कौन कौन सी, जैसे असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, मैथिली है, ओडिसी है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी है, बोडो है, संथाली है, ये सभी। सिंधी भाषा आपका 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, 1967 में जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में आपका क्या हुआ, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। अगला, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, तो आपका कौन सी, संथाली BDMS जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। चलिए अगला सवाल, कौन सा एक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है। सही संयोजन है तो देख लेते हैं। तो भोजपुरी भैया नहीं है, ठीक, भोजपुरी नहीं है, ठीक है, और भी कहीं ढूंढ लो भोजपुरी। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर तुलु भाषा नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी हो जाती है, संथाली, उर्दू और आपका कोंकणी और आपका मैथिली हो जाती है, मैथिली हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। करें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो भोजपुरी भाई साहब नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये आपके भोजपुरी नहीं है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है, तो आपका अंग्रेजी को नहीं दी गया है, भोजपुरी को नहीं दिया गया, इनको आपको याद रखना है। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि ऋषियों मुनियों का आपका ये राज्य माना जाता है। इस तरीके से 2010 में दिया था। किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्य प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है, किन भाषाओं के लिए, तो आपका अंग्रेजी और हिंदी के लिए घोषित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कौन सी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई हैं। अब तो शास्त्रीय भाषाएं आपकी ज़्यादा हो चुकी हैं, कितनी 11 हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। तमिल जो है पहली भाषा हो जाती है, ठीक है, तो ये सभी हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, 6 भाषाओं को दिया गया। तमिल को पहली बार दिया गया, 2004 में दिया गया, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी आपका 2014 में। ओडिसी जो सबसे लास्ट में दिया गया, तमिल को सबसे पहले दिया गया 2004 में, सबसे लास्ट में ओडिया को दिया गया, ओडिया को 2014 में दिया गया। ठीक है भाई साहब, आगे बात करते हैं कि संस्कृत मंत्रालय जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन से, पहला है कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास, इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, ठीक है, एक पॉइंट ये दिया गया है। दूसरा कहता है कि प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। अच्छा, तीसरा कह रहा है साहित्य परंपरा में मौलिकता हो। चौथा कहता है ये आपका कहता है शास्त्रीय भाषा और साहित्य और आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और यहाँ पर अभी जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, तो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे भैया पहली बार है तो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।